हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एमके नॉलेज एंड अवेयरनेस। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करने जा रहे हैं हर्षद मेहता केस के बारे में। आप सबने शायद ये नाम पहले भी सुना होगा। हर्षद मेहता जो है बहुत ही फेमस स्टॉक ब्रोकर हुआ करता था 80s में 90s में। और हर्षद मेहता ही एक ऐसा व्यक्ति है जिसने स्टॉक मार्केट में बहुत सारे इन्वेस्टमेंट में चेंजेस करवाए, जिसकी वजह से बहुत सारी पॉलिसीज बनी। और हम कह सकते हैं कि पूरा अब जो स्टॉक मार्केट है, किसी भी तरीके का कोई भी आप ट्रांजैक्शन करते हैं तो वो अब गवर्नमेंट जो है पूरा उसे ट्रैक करती है। पर डे बेसिस पे उस पर टैक्सेस, सेल्स टैक्स, उस पर डीमेट अकाउंट की ड्यूटीज, हर चीज़ उसमें इन्वॉल्व होती है। तो चलिए बात करते हैं कि ऐसा क्या हुआ, हर्षद मेहता केस क्या था और हर्षद मेहता ने ऐसा क्या किया जिसकी वजह से ये सब पॉलिसीज बनी। तो फ्रेंड्स, हर्षद मेहता जो एक नाम है, ये बहुत ही पॉपुलर नाम था। इसे स्टॉक मार्केट का अमिताभ बच्चन कहा जाता था एक टाइम पे। और जो मिडिल क्लास फैमिलीज थी, जैसे मिडिल क्लास लोग थे, वो इसे सपनों का सौदागर कहते थे। क्योंकि हर्षद मेहता एक ऐसा स्टॉक ब्रोकर था जिसके एडवाइस पर आप किसी शेयर पे पैसा लगाइए और आपको डेफिनेटली उस पर प्रॉफिट मिलेगा। एक हर्षद मेहता ही ऐसा सक्सेसफुल कह सकते हैं कि उस टाइम पे एक सक्सेसफुल ऐसा स्टॉक ब्रोकर था जिसकी डेली बेसिस पे कवर पेज पे फोटो छपा करती थी मैगजीन्स पे। उस जमाने में जब किसी के पास 2 गाड़ियां भी शायद नहीं होती थी, उसके पास 29 गाड़ियां थी, 29 कार्स थी उसके पास, जिसमें से टोयोटा की उसके पास 5 गाड़ियां थी। टोयोटा लेक्सिस एक गाड़ी का नाम है जो उस जमाने में 40 लाख रुपए की हुआ करती थी, और बड़े से बड़े एक्टर्स और सेलिब्रिटीज के पास भी वो गाड़ी नहीं होती थी। और उस टाइम पे हर्षद मेहता के पास ये गाड़ी हुआ करती थी। तो फ्रेंड्स, हर्षद मेहता जो था एक स्टॉक ब्रोकर था, जैसे कि मैंने आपको बताया है। और वो एक छोटा सा मेंबर था बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का स्टार्टिंग में। फिर उसने अपनी एक फर्म खोली जिस फर्म का नाम था ग्रो मोर रिसर्च एंड एसेट मैनेजमेंट। अब उसने वो फर्म ओपन की, उसके बाद उसने स्टॉक मार्केट पे कुछ पर्टिकुलर शेयर्स पे पैसा लगाना शुरू किया। स्टार्टिंग में उसने एक शेयर पे पैसा लगाया जिसका नाम था एसीसी, एसोसिएटेड सीमेंट कंपनी। तो उस पे इतनी हैविली बाइंग हर्षद मेहता ने की थी कि 200 रुपए का शेयर प्राइस 3 महीने के अंदर 9,000 रुपए पहुंच गया था। बिल्कुल सही सुना आपने, 200 रुपीज का शेयर 9,000 रुपीज पे पहुंच गया था। इट मीन्स की अप्रॉक्स 4400% इसका जो प्राइस है वो इंक्रीज हुआ था। इसको कह सकते हैं कि हम उसको प्रॉफिट भी ऐसा ही हुआ होगा। उसके अलावा एक कंपनी थी स्टेरलाइट इंडस्ट्रीज और वीडियोकॉन। इसके शेयर्स भी बहुत ही हैविली डिमांड पे थे, और क्योंकि बहुत सारे शेयर्स हर्षद मेहता और बहुत सारी कंपनीज थी, वो खासकर हर्षद मेहता ने इतने शेयर परचेज किए थे कि मार्केट में उसे बिग बुल कहा जाने लगा था। वो जिस शेयर पे पैसा लगाता था, 3 महीने के अंदर, 4 महीने के अंदर उस शेयर का प्राइस बहुत ही आराम से 1000% का प्रॉफिट दे जाता था। इतनी डिमांड हो गई थी उसके शेयर्स की जिस शेयर में वो पैसा लगाता था। लेकिन अचानक से मार्केट एकदम ओवरहीट हो जाती है और अचानक से हर्षद मेहता ये सारे शेयर्स बेच देता है। जिस दिन हर्षद मेहता ने ये शेयर्स बेचे थे, उसके बाद पूरी मार्केट, स्टॉक मार्केट क्रैश हो गई थी। जितने लोगों ने इन शेयर्स पे पैसा लगाया था, क्योंकि ऑब्वियसली 200 रुपए का शेयर था और हर्षद मेहता ने 9,000 रुपए पे जाके बेचा, तो आप ये सोचिए उसका प्रॉफिट कितना रहा होगा। लेकिन जिन लोगों ने इतने हाई रेट पे 9,000 या 8,000 या 7,000 के रेट पे वो शेयर खरीदा, और उसके बाद जब स्टॉक मार्केट क्रैश हुई और उस शेयर का प्राइस वापस 200, 300, 500 रुपए आ जाए, तो एक शेयर पर कितने हजारों रुपए का एक आदमी को लॉस हुआ होगा। उस दिन जो ग्राफ होता है वो बिल्कुल रेड कलर में आ गया था। पूरे स्टॉक मार्केट में खलबली मच गई थी कि अचानक से हुआ क्या, ये स्टॉक तो इतना ऊपर जा रहा था और अचानक से ऐसा क्या हुआ कि ये स्टॉक इतना नीचे आ गया। और देखते ही देखते पूरी स्टॉक मार्केट क्रैश हो गई। अब इसके बाद बहुत सारे सवाल उठे कि ऐसा क्या हुआ कि स्टॉक मार्केट इतनी नीचे आ गई। तो देखा ये गया कि एक पर्टिकुलर जो है ब्रोकर ने इसके लाखों करोड़ों शेयर्स खरीदे थे, और अचानक से इसको बेचने के कारण सारे शेयर्स का प्राइस बिल्कुल डाउन हो गया। क्योंकि डिमांड सप्लाई का रूल ही चलता है शेयर मार्केट पे भी।
बिल्कुल डिमांड ज़्यादा हो गई थी तो लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने शेयर्स खरीद लिए, हाई प्राइस पे भी खरीदे। बट जब हर्षद मेहता ने सारे शेयर्स बेच दिए, इसका मतलब डिमांड बिल्कुल भी नहीं थी, प्राइस एकदम लो पे आ गया और बहुत सारे लाखों लोग उस दिन बर्बाद हो गए थे। अब हर्षद मेहता का नाम अचानक से एक ऐसे स्कैम की तरफ आया जिसको हम कह सकते हैं सिक्योरिटी स्कैम या स्टॉक मार्केट स्कैम, और इसे बैंक स्कैम भी कह सकते हैं। 23 अप्रैल 1992 को न्यूज़पेपर में एक रिपोर्ट छपती है आरबीआई की, एक न्यूज़ छपती है जिसमें लिखा था आरबीआई एडमिट्स बैंक स्कैम। अब ये बैंक स्कैम था क्या? हर्षद मेहता क्या करता था, वो किसी भी पर्टिकुलर, क्योंकि वो स्टॉक ब्रोकर था, बहुत सारे बैंक्स उसे पैसा देते थे कि वो उनके लिए सिक्योरिटीज, जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज होती है जिन्हें हम सरकारी बॉन्ड कहते हैं, गवर्नमेंट बॉन्ड कहते हैं, वो खरीदने के लिए उसे पैसा दिया जाता था। बहुत सारे बैंक्स उसे पैसा देते थे क्योंकि वो एक तरीके का ब्रोकर था। अब हर्षद मेहता क्या करता था, उन्हीं पैसों को एक नकली रिसिप्ट बना के, जैसे स्टेट बैंक से उसने कुछ अमाउंट ली या स्टेट बैंक ने उसे बैंक सिक्योरिटी खरीदने के लिए, आई एम सॉरी, सिक्योरिटी बॉन्ड खरीदने के लिए या गवर्नमेंट बॉन्ड खरीदने के लिए 500 करोड़ रुपए दिए, लेकिन हर्षद मेहता ने उस टाइम पे उन्हें वो नकली स्लिप पकड़ा दी और उसके पास वो पैसा 1 महीने तक रहता था, क्योंकि एसबीआई को वो जो बॉन्ड थे वो 1 महीने का टाइम जो है हर्षद मेहता को दिया जाता था कि आप 1 महीने में ये सारे बॉन्ड्स आपको खरीद के देने हैं। तो हर्षद मेहता के पास वो 500 करोड़ रुपया 1 महीने तक पड़ा रहता था और हर्षद मेहता उन्हीं पैसों को स्टॉक मार्केट में शेयर्स खरीदने और बेचने के लिए यूज करता था। अब ऐसा अचानक से एक रिपोर्ट देखी गई और ये रिपोर्ट भी आई थी कि स्टेट बैंक ने 500 करोड़ रुपए हर्षद मेहता को दिए गवर्नमेंट सिक्योरिटी खरीदने के लिए, बॉन्ड्स खरीदने के लिए। और उसके बाद जब इन्वेस्टिगेशन हुई तो पता चला कि तकरीबन 500 करोड़ रुपए का घपला किया है हर्षद मेहता ने स्टेट बैंक की अमाउंट पर। वो कैसे? स्टेट बैंक ने टोटल जो अमाउंट दिया था वो 1700 करोड़ अमाउंट दिया था कुछ इंस्टॉलमेंट्स पे सिक्योरिटी बॉन्ड्स खरीदने के लिए, गवर्नमेंट बॉन्ड खरीदने के लिए, लेकिन हर्षद मेहता ने ऐसे तरीके से उस अमाउंट को मैनिपुलेट किया कि वो सिर्फ 1170 करोड़ की ही गवर्नमेंट बॉन्ड खरीदे गए। अब मतलब ये हुआ कि 534 करोड़ रुपए, 534 करोड़ रुपीस का हेर फेर हुआ था। अब ये रिपोर्ट जो है आरबीआई ने स्टेट बैंक को दी कि आपके बैंक के थ्रू 1700 करोड़ रुपए दिए गए सिक्योरिटी बॉन्ड खरीदने के लिए या गवर्नमेंट बॉन्ड खरीदने के लिए, लेकिन उसमें 1170 करोड़ के ही बॉन्ड खरीदे गए। तो स्टेट बैंक ने पूरी अपनी डिटेल्स चेक की, सारे जो भी अमाउंट थी, जो भी हैंडओवर हुआ था अमाउंट हर्षद मेहता को, वो सब चेक किया और कितने की सिक्योरिटी जो बॉन्ड्स थे हर्षद मेहता ने खरीद के दिए वो उसने चेक किया। उसमें 534 करोड़ रुपए का 534 करोड़ रुपीस का घोटाला पकड़ा गया। उसके बाद हर्षद मेहता को टाइम दिया गया कि आप जितनी जल्दी हो सके ये अमाउंट बैंक को वापस कर दीजिए, और हर्षद मेहता ने कुछ दिन के अंदर बहुत ही आराम से अमाउंट जो है वो उसका इंतजाम कर लिया और स्टेट बैंक को चेक देने शुरू कर दिया। फिर उसके बाद जाके पता चला कि हर्षद मेहता ये पैसा अपनी पॉकेट से नहीं दे रहा था स्टेट बैंक को। अब आरबीआई ने आगे इन्वेस्टिगेशन किया, स्टेट बैंक ने भी इन्वेस्टिगेशन किया, तो पता चला कि आरबीआई का एक डायरेक्ट सब्सिडियरी बैंक था नेशनल हाउसिंग बैंक, उस बैंक से हर्षद मेहता ने पैसा लिया था। अब आरबीआई ने यह पूछा कि हर्षद मेहता को किस बेसिस पे ये अमाउंट दिया गया, तो बाद में जाके पता चला कि इसमें सिर्फ एक या दो बैंक्स इन्वॉल्व नहीं थे, बहुत सारे बैंक्स इन्वॉल्व थे, क्योंकि हर्षद मेहता हर बैंक से पैसा लेकर आगे पास करता रहता था। जैसे मैंने आज पैसा लिया है स्टेट बैंक से, 1 महीना वो पैसा मेरे पास रहा, मैंने उसे स्टॉक मार्केट पे यूज किया और वो पैसा आगे दे दिया नेक्स्ट बैंक को। उसके बाद नेक्स्ट बैंक ने मुझे उसी बेसिस पे लोन साइन किया, फिर मैंने वो जो लोन लिया उस अमाउंट को रीयूज किया स्टॉक मार्केट पे, और वो ये खेल कई सालों तक चलता रहा। उसके बाद अचानक से आरबीआई की एक रिपोर्ट आई थी जिसमें उन्होंने कहा था कि ये इन्वेस्टिगेशन जो है करवाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हो सकता है ये एक बहुत ही बड़ा स्कैम फाइनलाइज हो जाए। और यही हुआ। जब ये सब चीज़ें पता चली तो इसमें ये देखा गया कि आंध्रा बैंक, कैनरा बैंक,
सिटी बैंक, स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक, हांगकांग बैंक, इन सब बैंक से जो है हर्षद मेहता ने पैसा लिया था। अब बहुत जल्दी ऐसा पता चलना शुरू हो चुका था कि सिक्योरिटीज या बॉन्ड्स खरीदने के नाम पे हर्षद मेहता को बैंक पैसा देता है और हर्षद मेहता ये स्कैम कर रहा था। तो जिस भी शेयर पर हर्षद मेहता पैसा लगाता था वो एकदम से आसमान छूने लगता था और ऐसे हर्षद मेहता को प्रॉफिट होता था। तो इस स्कैम की इन्वेस्टिगेशन जो है उसके लिए एक कमेटी बनाई गई और उस कमेटी में जो लीडर थे उस कमेटी के जो चेयरमैन थे वो कांग्रेस के एक बहुत बड़े लीडर थे जिनका नाम था राम निवास। तो वो जो कमेटी का नाम था वो था जेपीसी। तो उन्हें उसका चेयरमैन बनाया गया और सीबीआई भी जो है इसको इन्वेस्टिगेट कर रही थी कि क्या क्या इश्यूज हैं या फिर कितने करोड़ का घोटाला है। तो अब जेपीसी जो है ये जो कमेटी बनाई गई थी ये इससे पहले बोफोर्स स्कैम हुआ था 64 करोड़ का जो जिसको चेक करने के लिए इन्वेस्टिगेट करने के लिए जेपीसी कमेटी बनाई गई और ये दूसरी बार हर्षद मेहता के केस के बारे में ये कमेटी बनाई गई थी। अब जब कमेटी ने या सीबीआई ने इन्वेस्टिगेशन की तो पता चला कि ये कोई 500-600 करोड़ रुपए का स्कैम नहीं था, ये 5,000 करोड़ का सिक्योरिटी स्कैम था जिसे स्टॉक मार्केट स्कैम भी कहते हैं, बैंक स्कैम भी कहते हैं, सिक्योरिटी स्कैम भी कहते हैं। अब उसके अलावा फाइनली सीबीआई ने उसे अरेस्ट किया लेकिन बहुत ही आसानी से उसे बेल मिल गई। उसके बाद बेल मिलते ही हर्षद मेहता ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसके लीगल एडवाइजर उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद थे जिन्होंने ये कहा कि उस टाइम के प्रधानमंत्री जो थे पीवी नरसिम्हा राव जी उन्होंने 1 करोड़ रुपए लिए हैं हर्षद मेहता से पार्टी फंड के नाम पर और ये जो अमाउंट है ये हर्षद मेहता ने उनके प्राइम मिनिस्टर रेजिडेंस पे आके ही दी थी। अब होम मिनिस्ट्री ने ये इन्वेस्टिगेट किया, उसके बाद बताया कि जिस टाइम या जिस दिन की बात हर्षद मेहता कर रहा है उस पर्टिकुलर डे पे जो नरसिम्हा राव जी थे वो अवेलेबल नहीं थे अपने प्राइम मिनिस्टर रेजिडेंस पे। उसके बाद इतने बड़े स्कैम के बाद भी आप ये देखिए कि वो खुलेआम कई सालों तक घूमता रहा। 92 में स्कैम पता चला था और 99 तक वो सिर्फ एक एक्यूज था। उसके बाद टोटल जो उसके ऊपर चार्जेस थे वो 120 केसेस जो है फाइल हुए थे जिसमें से 4 केसेस पे उसे सजा हुई और बहुत छोटे वो केसेस बहुत छोटे थे, बहुत ही छोटा क्राइम था। इतना बड़ा जो है स्कैम करने के बाद भी वो बहुत छोटे क्राइम पे अंदर गया था। उसके बाद हम कह सकते हैं कि पूरा जो स्टॉक मार्केट है, पूरे स्टॉक मार्केट का जो हम कह सकते हैं कि एक ढांचा था वो चेंज करना पड़ा क्योंकि इतने बड़े स्कैम के बाद अब एक लिमिट बन गई थी कि मैक्सिमम 5% शेयर जो शेयर है उसका प्राइस या तो 5% ऊपर जाएगा या 5% नीचे आ सकता है, उससे ज्यादा ऊपर नीचे नहीं जा सकता। क्योंकि हर्षद मेहता के केस के बाद इतने लाखों करोड़ों लोगों के बर्बाद होने के बाद गवर्नमेंट ने ये सब चीजें डिसाइड की और ये सब डिसाइड करना इसलिए जरूरी हो गया था ताकि आगे जाके ऐसा कोई स्कैम ना पता चले कि जिसमें बहुत सारे लोग जो हैं वो अपना पैसा गंवा रहे हैं, अपनी सिक्योरिटीज गंवा रहे हैं, अपनी लाइफ टाइम जो सेविंग्स है वो गंवा रहे हैं। उसके बाद हर्षद मेहता को 5 साल की जेल की सजा हुई और हार्डली 2 साल बाद ही उसकी जो है डेथ हो गई थी जेल में। तो हर्षद मेहता जो केस है ऐसे ही एक केतन पारेख नाम का भी एक एम्प्लॉय था जो हर्षद मेहता की फर्म में काम करता था और उसने भी एक ऐसा ही स्कैम किया था। तो दोस्तों उस स्कैम के बारे में मैं आपको दूसरी वीडियो बना के बताऊंगा कि कैसे वो स्कैम हुआ और क्या क्या उस स्कैम के बाद कॉन्सिक्वेंसेस हुए थे। तो फ्रेंड्स आशा करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आएगी और मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। दिस इज मनीष तहीम साइनिंग ऑफ। थैंक यू वेरी मच।